extra time. I'm sorry for that. Thank you very much for patient hearing. Thank you very much, organizers, Prashant ji, Manoj ji, Deenam ma'am, and Rasmi ma'am, Neeraj Singhal sir. Thank you very much to all of you. Thank you very much, research scholars, students. Thank you very much to all. Thank you. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं इस सेशन के चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर संजीव भनावट सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। सर, आपने जयपुर विश्वविद्यालय के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन विभाग में लगभग 45 वर्षों तक अध्ययन और अध्यापन किया। आप पत्रकारिता एवं जनसंचार जगत में सम्मानित पेशेवर, शिक्षक और लेखक हैं। आपके विभिन्न अखबारों, पत्रिकाओं और शोध पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्रों से निरंतर योगदान दिया है। आपने पत्रकारिता एवं जनसंचार से संबंधित लगभग 34 किताबें संपादित और लिखी हैं। इसके अतिरिक्त आप 1987 से निरंतर 1997 हाँ जी, आप इसके अतिरिक्त आप 1997 से निरंतर मास कम्युनिकेशन फील्ड की प्रसिद्ध शोध पत्रिका कम्युनिकेशन टुडे के एडिटर की भूमिका में भी। आप देश दुनिया के अच्छे कम्युनिकेटर के रूप में जाने जाते हैं और आज इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सर का कि वो आए और सेशन के चलते हमको अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद विभाग के शोधार्थी भाई निशांत और प्रशांत जी, विभाग के अध्यक्ष। ये तो चढ़े ही होंगे। हाँ, चढ़े तो हैं। आज के हमारे सत्र के कीनोट स्पीकर डॉक्टर रश्मि वर्मा और मेरे सहयोगी सह संयोजक डॉक्टर साहू। ये एक अद्भुत संयोग है कि आज के इस सत्र के जो हमारे दोनों विशिष्ट महानुभाव हैं, उनके साथ समय समय पर मेरा संवाद होता रहा है। डॉक्टर साहू ने तो जयपुर से ही रिफ्रेशर कोर्स किया था, 21 दिन साथ रहे और उनका सानिध्य और सत्संग का लाभ हमको मिलता रहा। और जब जब भी अलीगढ़ जाना हुआ अलग अलग कैपेसिटीज में, तो उनके साथ लंबी बातचीत करने का मौका मिला। और जहाँ तक मुझे याद है, झारखंड में भी लगभग 3 वर्ष तक इनके कमेटी में था मैं। उस समय रश्मि जी के साथ संवाद जो है वो होता रहा है। तो इस आभासी मंच के माध्यम से एक बार फिर मेरठ के तिलक स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, जहां मुझे कई बार जाने का मौका मिला और प्रशांत जी के सानिध्य का लाभ भी मिला, शोधार्थियों से संवाद करने का मौका मिला, तो वस्तुतः मेरठ की धरा, मैं उसका अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं उस धरती को जहां से इस देश की स्वाधीनता की क्रांति का बिगुल बजा था 1857 में। और प्रशांत जी ने जब भी मुझे इस तरह के आयोजनों में आमंत्रित किया है, तो मुझे लगता है शायद एक नया क्रांति का जो कहना चाहिए कि शुभारंभ है, वो इस धरती से करने की बात सोचते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जिस तरह से उन्होंने ये पूरा आयोजन किया है, निश्चय ही औद्योगिक क्रांति के आगामी चरण में जो ये सूचना क्रांति का विस्फोट हो रहा है, किस तरह से वो मीडिया और मानवीय सभ्यता को प्रभावित क्रियों के साथ और समाज के विभिन्न वर्गों के साथ जो ये आयोजित किया जा रहा है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण आयोजन है। अब मेरी चुनौती ये है कि जैसा आपका जो दिया गया था 12:45 समापन का, और इस समय ये इस लैपटॉप की स्क्रीन पर जो समय आ रहा है वो 12:46 है। शिक्षक के रूप में बोलने की सीमा लगभग 1 घंटे होती है क्लास के हिसाब से, लेकिन यहाँ तो वो संभव ही नहीं है, ना अपेक्षित है। तो मैं घड़ी नहीं देखूंगा। जब भी ऐसा लगे कि समय की सीमाओं का आपके आगामी जो सत्र हैं उनको देखते हुए जब भी लगे, तो निशांत जी से अनुरोध करूंगा कि वो बीच में टोक दें, ताकि मैं अपना वक्तव्य उसी समय समाप्त कर दूंगा। संयोग से हमारे साथ भारतीय जनसंचार संस्थान के 2 वरिष्ठ साथी प्रोफेसर राकेश उपाध्याय और प्रोफेसर राकेश गोस्वामी, वो भी हमारे साथ में है। चूंकि अब इतना समय नहीं है कि यहाँ प्रश्न उत्तर हो और चर्चा हो, नहीं तो यह सत्र और अधिक रोचक और लाभकारी हो सकता था। हालांकि उद्घाटन सत्र में भी मैंने ज्वाइन किया था,
और इस विषय के बहुत सारे पक्षों पर बात हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि जब जब भी कोई नई तकनीक आती है वो आलोचना का शिकार बनती है। मैंने कई बार इस तरह के मंचों पर यह बात रेखांकित करने की कोशिश की है कि अब इस तकनीक से हम पीछे नहीं लौट सकते। डरने की, घबराने की, भयभीत होने की, आक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। आप कल्पना कीजिए, जब पहली बार आग का आविष्कार हुआ होगा तब उसका लाभ भी था, हमने खाने को पका करके खाना सीखा, लेकिन उसी आग ने कितनी दुर्घटनाओं को भी आमंत्रण दिया। जब प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ तब तूफान आ गया। कैसे धर्म ग्रंथों को वर्ग विशेष से अलग हट करके कोई दूसरा पढ़ सकता है। रेडियो की क्रांति हुई तब भी ये सारी चुनौतियां हमारे सामने थी। और जब टेलीविजन आया तब हम विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स थे और डिबेट्स में जाया करते थे, तो हमारे विषय होते थे दूरदर्शन अभिशाप या वरदान। दूरदर्शन, क्योंकि उस समय टेलीविजन के रूप में इसको हम नहीं बोलते थे, दूरदर्शन ही बोलते थे। दूरदर्शन किस तरह से हमारी सांस्कृतिक अभिरुचियों को भ्रष्ट कर देगा, किस तरह से उसके सामाजिक प्रभाव पड़ेंगे, सामाजिक अलगाव पैदा होंगे, तरह तरह की बातें होती थी। उसके पहले शायद विज्ञान अभिशाप या वरदान, हम जब स्कूल में पढ़ते थे तीसरी चौथी पांचवी क्लास में, तब ये विषय निबंध के दिए जाते थे। फिर एफएम क्रांति हुई, फिर एफएम पर हम पढ़ाने लग गए थे, तो उस पर हम डिबेट करवाते थे कि एफएम ने हमारी भाषा को बर्बाद कर दिया है या अलग अलग तरह के हमारे सुरुचिपूर्ण कार्यक्रमों पर प्रहार किया है, आदि आदि आदि। और अब एक नया जो चर्चा का विषय बना है, वो चर्चा का विषय आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या कृत्रिम बौद्धिकता। मित्रों, जैसा मैंने आपसे कहा, हर तकनीक के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होते हैं। 1955-56 में, जैसा अभी उद्घाटन सत्र में ये बताया गया, कि जो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है जॉन मैकार्थे, जिन्होंने शब्द कॉइन किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसको हम कृत्रिम बौद्धिकता कहते हैं, तब उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि आने वाले वर्षों में ये इस तरह का एक विकराल रूप धारण कर लेगी कि शायद दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या एआई से हम प्रभावित नहीं हुए हों। इसने हमारी जिंदगी के हर पक्ष को प्रभावित किया है। जीवन के रोजमर्रा के कार्यों में इसका हस्तक्षेप बढ़ता चला गया है। अभी कल ही मैं हमारे एक स्थानीय समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि एक 12-13 वर्ष की बालिका का ऑपरेशन हुआ, लीवर की उसकी प्रॉब्लम थी और उसकी मां ने उसको लीवर डोनेट किया। पहली बार उन्होंने दावा किया है उस निजी अस्पताल ने कि दुनिया में ये पहला ऑपरेशन हुआ। तो ये जो कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट है, इसने हमारे पूरे जीवन को प्रभावित किया है। कुछ समय पहले जयपुर में हमारे एक विद्यार्थी को पीएचडी की उपाधि मिली, तो हमें एक छोटी सी पार्टी देने के लिए एक ऐसे रेस्टोरेंट में ले गया जो सब रोबोट से संचालित होता है। आपकी एंट्री से लेकर के रोबोट स्वागत कर रहा है, आपको भोजन भी रोबोट परोसने आ रहा है, बिल भी रोबोट लेकर के आ रहा है। मुझे लगता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि आने वाले दौर में रोबोट किस तरह से हमारे जीवन को पूरी तरह से डस लेगा या हम उसके शिकार हो जाएंगे। इस डिजिटल इकोनॉमी ने जिस तरह से हम पर एक कब्जा जमाया है, उससे हम पीछे नहीं हट सकते। हमें अपनी सुरक्षा के उपाय स्वयं करने होंगे। मनुष्य से बेहतर सोचने वाली मशीन यदि आ गई, तो जैसा बलदेव शर्मा जी ने कहा था, हमारी रचनात्मकता और अस्तित्व का क्या होगा। ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, देखिए बार बार बात की गई कि हम रोजगारों पर इसका असर आएगा। मेरी कल शाम को जब राकेश गोस्वामी जी से बात हो रही थी, तब हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, तो एक ये बात निकल करके आई कि एक तरफ रोजगार खत्म होंगे तो दूसरी ओर नए रोजगारों का सृजन होगा। उन्होंने एक जानकारी दी मुझे कि आजकल प्रॉम्प्ट राइटर्स की वैकेंसीज निकल रही है। जब आप इस एआई का उपयोग करते हैं, चैट जीपीटी का उपयोग करते हैं या ऐसी ही कोई और एआई मशीनों का उपयोग करते हैं, तो इन मशीनों में से उनका सर्वश्रेष्ठ निकालने के लिए हमें ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं ताकि मशीन, जब आप गूगल पे भी काम करते हैं तो आप कीवर्ड्स डालते हैं और उस कीवर्ड्स पर हम हैशटैग करते हैं और क्या टैग करते हैं, और बहुत सारे सिस्टम हमारे हैं। तो ये इस तरह की जो हमारी एक तकनीक शुरू हुई है, उसने नए रोजगारों को और नई संभावनाओं को जन्म दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि घबराने की बात नहीं है।
है ना, अखबारों में और टेलीविजन, मीडिया, रेडियो या जो और हमारे जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि एक नए तरह का चमत्कार होगा। क्योंकि जब हम एआई एंकर की बात करते हैं, आपने सुना होगा इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जब वो एआई बोट उन्होंने तैयार किया उस एंकर के रूप में, जब उसने प्रधानमंत्री जी को कहा कि मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू हो गई है और मैं 2023-24 तक सर्वश्रेष्ठ जर्नलिस्ट बनना चाहती हूं, और इस उम्मीद में कि एक दिन मुझे प्रधानमंत्री से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा। तो आप बताइए किस तरह से हम लोग इस एआई के माध्यम से, व्यक्ति को जब मनुष्य काम करता है उसे आराम भी चाहिए, उसे अवकाश भी चाहिए। हमारा जो वेज बोर्ड है या जो हमारे सर्विस कंडीशंस है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि आपको एक वीकली ऑफ दिया जाए। तो उस सारे दौर में लेकिन ये जो एंकर्स आ गए हैं बिना रुके बिना थके, यही तो उस एआई ने कहा वो 24 घंटे काम करने में सक्षम है, और एक नहीं कई भाषाओं में। आप वेबसाइट पर इनके उसको जाके देखिए, इंडिया टुडे के उस वेबसाइट पे जाकर के उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस में, विभिन्न भाषाओं में उस एआई को प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए, उसे एक दिन पहले जो था उसमें बाकायदा उसने जो न्यूज अनाउंसमेंट किए उस विभिन्न भाषाओं में ये सारे अनाउंसमेंट किए हैं। तो आज बस इतनी ताकत आ गई है क्योंकि मशीन आज अनुवाद करने में भी सक्षम हो गई है। चैलेंजेस आते हैं, अनुवाद की अपनी समस्याएं हैं। कई ऐसे उदाहरण हम एक दौर में देते थे जो हास्यास्पद होते थे और इस मशीनी अनुवाद की खिल्ली उड़ाते थे, लेकिन धीरे धीरे इन मशीनों की भी ट्रेनिंग हो रही है और ये भी एक सशक्त, सही और सार्थक अनुवाद करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ मुझे लगता है कि जिस हम एनईपी की बात कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसने तो इस एआई के उपयोग की संभावनाओं को भी तलाशा है। आज आप डिजिटल लाइब्रेरीज की बात कर रहे हैं, आप यूजीसी के जो प्लेटफॉर्म है वहां स्वयं दूसरी तरह के जो और प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन की बात की गई है। और कोविड में तो मुझे हम कहीं ना कहीं अंदर से टूटने या कांपने लगते हैं, घबराहट होती है, एक दहशत सी होती है, क्योंकि बहुत सारे परिवारों में कौन सा परिवार इस समय दुनिया में अछूता होगा जिसके कोई परिजन या मित्र इसमें कहीं विदा नहीं हो गए या उनका निधन नहीं हो गया हो। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बावजूद ये शायद मानवीय जुनून, जिजीविषा का ही परिणाम है कि आज हमने ऐसे ऐसे विकल्प तैयार कर लिए हैं जिसमें कहीं ना कहीं इस तरह की मशीनों का योगदान है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज मैं इस समय बॉम्बे में बैठा हुआ हूं, आप मेरठ में बैठे हुए, और देश के अलग अलग अंचलों से कहां आपने ऑस्ट्रेलिया और चीन से मित्रों को बुला करके सीधा संवाद करवा लिया। तो ये विचार विमर्श की जो परंपरा है, विचार विमर्श की जो ये एक श्रृंखला है, ये रुकी नहीं है। विद्यार्थियों को किसी तरह का जो एक भय था कि हमारा सत्र खराब हो जाएगा, वो नहीं हुआ। हमारी उम्र के, मतलब जो रिटायरमेंट के पास पहुंच गए हैं या रिटायर हो गए हैं, शायद उनके मन में ये भय और डर हो सकता है, लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है वो तो सारा का सारा इनका स्वागत कर रही है और किसी न किसी तरह से अपने प्रोफेशन में वो और अधिक क्षमता पैदा कर रही है। तो कहीं हम यदि पत्रकारिता के भविष्य की बात करते हैं तो पत्रकार के भविष्य की भी बात हम इस एआई के माध्यम से करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो काम व्यक्ति को करने में पहले बहुत समय लगता था, ये मशीन जो आप डेटा फीड करते हैं, देखिए डेटा का एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमें समय लगता है, लेकिन ये मशीन सेकंड्स में आपको डेटा जो है वो उपलब्ध करा देती है, तो आपको एनालिसिस करने में सुविधा मिल जाती है। मशीन आप मशीन के गुलाम नहीं हो। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि जब आकाशवाणी पर हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो आकाशवाणी से कार्यक्रम आता था, आकाशवाणी जयपुर का मुझे ध्यान है, विद्यालय प्रसारण। उस समय भी ये बात होती थी जब इस मीडिया पर ये प्रसारण कराएंगे तो टीचर का क्या होगा। मैं तब भी ये कहा करता था कि इन सारे माध्यमों का उद्देश्य शिक्षक को प्रतिस्थापित करना नहीं है, क्योंकि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, जब मैं कक्षा में बात करता हूं वहां विद्यार्थी बाकायदा गर्दन हिलती है, हुंकारा देते हैं। जब दादा दादी नानी नानी की गोद में हम खेलते थे, बेटा एक राजा था हूं, और उस हुंकारे के साथ पूरी परिवार की, समाज की, देश की परंपराओं को हम लोग उसमें ट्रांसमिट कर देते थे। लेकिन जब ये एआई टीचर, अभी मैं देख रहा था एक व्हाट्सएप आया मेरे पास जिसमें बेंगलोर के एक स्कूल ने एआई टीचर बना दिया, और अभी मैं संसद टीवी पर डिस्कशन सुन रहा था, उसमें तो उन एक्सपर्ट्स ने यह दावा किया है कि हमारे पास एआई के रूप में बेस्ट ह्यूमन टीचर आ गया है जो दुनिया भर के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ा सकता है। आज प्रशांत जी जैसे शिक्षक केवल मेरठ के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक हो सकते हैं, लेकिन एआई के माध्यम से वो न सिर्फ मेरठ बल्कि पूरी देश दुनिया के विद्यार्थियों के साथ
जुड़ सकते हैं। तो एआई ने आज आपको ये सुविधा दी है कि आप एट ए टाइम दुनिया के हर हिस्से में पहुंच सकते हैं, जो आपकी भाषा और प्रतीकों को जान सकता है, समझ सकता है। इसलिए आवश्यकता यह है कि हम इन कोर्सेज के साथ, हमारे कोर्सेज के साथ एआई टेक्नोलॉजी को कहीं जोड़े, ताकि आने वाले समय में विद्यार्थी उसी के अनुरूप अपने आप को तैयार कर सके। एआई का हम सहयोग लेंगे, उसको पदस्थापित करने के लिए हमारा कहीं उपयोग नहीं, तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस का उपयोग करें, उसे कहीं और अधिक क्रिएटिव बनाने का है ना, तो उसमें भी कहीं इनका उपयोग हमारी उस आलोचनात्मक क्षमता को विकसित होने के लिए की जाती है। जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई थी तब भी तो कहा गया था कि दुनिया नष्ट हो जाएगी। हिरोशिमा और नागासाकी पर विस्फोट हुआ, हमने विभीषिका को देखा, लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य ने नियंत्रण किया अपने ऊपर, और इस न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग भी समग्र मानवीय कल्याण के लिए किया जा रहा है। अब डेटा, देखिए जो बात बलदेव जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि डेटा तो व्यक्ति फीड कर रहा है। व्यक्ति जिस सोच के साथ फीड करेगा, रिजल्ट भी उसी तरह से आएंगे। जब गार्जियन के रोबोट ने पहली बार अखबार में संपादकीय लिखी के आधार पर वो एडिटोरियल लिखेगा, तो वहां आपकी एक बहुत बड़ी चुनौती आती है। देखिए अब तो हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां पर आप तो अभी चिंता कर रहे हैं, लेकिन मैं कल पढ़ रहा था, लास वेगास यूएसए में बाकायदा एक न्यूज वेबसाइट आ गई है जो पूरी तरह से एआई पर आधारित है। वहां एआई एंकर्स हैं और सारी न्यूज जो है वो एआई तैयार कर रहा है। वो एक तरह से एग्रीगेटर है जो देश अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज वेबसाइट पर हैं। वो नाम एकदम स्लिप हो रहा है, मैंने कहीं नोट किया था। तो वो जो वेबसाइट है, और उसका तो दावा ही यही है, शेयर ट्रुथ, आप सत्य जो है, तथ्य जो है उसको शेयर करें। तो आप देखिए आप किस तरह से इन चीजों से हटेंगे। अमेरिका के जो अखबार हैं उन्होंने तो कई वर्षों पहले एआई का उपयोग स्पोर्ट्स और इससे इकोनॉमिक्स और इससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं इसमें इनका न्यूज जीपीटी उस वेबसाइट का नाम है, जो दुनिया का पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो पूरी तरह से एआई बेस्ड है। और इसकी शुरुआत होती है 27 मार्च 2023 को लास वेगास से, और उसका कहना उद्देश्य है प्रोवाइड द बेस्ट फैक्ट बेस्ड न्यूज अवेलेबल। आप सर्वश्रेष्ठ न्यूज दीजिए और फैक्ट बेस्ड, तथ्यों पर जो आधारित हो। शेयर द ट्रुथ, ये इसका मोटो है। उसका कहना है गेट रियल अनबायस्ड न्यूज। अब आप देखिए पूर्वाग्रह रहित पत्रकारिता की पहल का आह्वान वो चैनल कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या आप तथ्यात्मक समाचार चाहते हैं या उन तथ्यों के साथ कहीं विचार भी चाहते हैं। तो हम जब कहते हैं कि समाचार के साथ तथ्य नहीं हो, समाचार तो जैसी घटना घटी आपने दे दिया, लेकिन जो आपके आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, या जो दूसरे पक्ष है, वहां आपको उस विचार की आवश्यकता है। तो सवाल यह है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम उस विचार को कहीं क्रिएट कर पाएंगे। जिस तरह की हमारी टीवी डिबेट्स आ रही हैं, जिस तरह से एंकर्स चिल्ला रहे हैं, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, क्या वो न्यूज एंकर उस परिस्थिति को संभाल पाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसके पास सोचने की क्षमता नहीं है, लेकिन अब तो वैज्ञानिक, मैं कई बार ये कहा करता था कुछ वर्षों पहले से कि हम कल्पना करें उस दौर की जब मेरे हाथ मोबाइल और आपके हाथ में मोबाइल, मैं आपके घर पे आता हूं, आप मेरा फोटो खींचते हैं, मैं आपका फोटो खींचता हूं, और आप क्या सोच रहे हैं वो ट्रांसलेट कर लेते हैं। मित्रों, आप कल्पना कीजिए उस सोसाइटी की जब हम ऐसे दौर में पहुंच जाएंगे, कैसा समाज होगा। वो व्याख्या तो हमारे समाज वैज्ञानिक करेंगे कि किस तरह की सामाजिक स्थितियां आ जाएंगी। लेकिन अब तो मैं जो सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं, या जो रोकने के लिए क्षमा आ प्रार्थी गई है, वो प्रयास शुरू हो गए हैं। वो हम कैसा हो गया, क्या समय कुछ कह रहे हैं? जी सर, बीच में रोकने के लिए अब क्षमा प्रार्थी। तो हमारी समस्या है कि वो जो सामाजिक अलगाव की स्थिति आ रही है इस तकनीक से, वो हमें कहां ले जाएगी। क्या समाचार पत्र बंद होने की स्थिति में आ जाएंगे जब अमेरिका के कई वर्षों से, एक सदी से अधिक से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर संकट आ गया, जब 90% कवरेज आपका डिजिटल माध्यम पर हो रहा है। मुझे बहुत मौका मिला है देश के अलग अलग विभागों, विश्वविद्यालयों में जाने का। जब भी विद्यार्थियों से पूछता हूं अखबार पढ़ते हो, कोई नहीं पढ़ता है। आप भी अपने विभाग में पूछ के देखिएगा विद्यार्थियों से, अखबारों की रीडिंग हैबिट खत्म हो गई है। सब लोग ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे समाचार आ रहे हैं उससे एक सीमा तक अपने आप को अपडेट करते हैं। उस भाषा की अभिव्यक्ति का क्या होगा। वो जिस अब क्रिएटिविटी की बात बार बार की जा रही है, तो मुझे लगता है
ये भी एक चुनौती आएगी। लेकिन जिस तरह से हम उस मशीन की बौद्धिक क्षमता को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो दिन दूर नहीं है। एक फिल्म आई थी जिसमें उसकी नायिका जो फिल्म की है, वो एक रोबोट उससे प्यार करने लगता है, और देखिए उस निर्देशक ने उस रोबोट में भी सोचने समझने की क्षमता विकसित कर दी है। वो कल्पना की बात थी, लेकिन कल्पना तो व्यक्ति करता है और साकार हमारे वैज्ञानिक करते हैं। और मैं तो कई बार सोचता हूं, जब हम मोबाइल खरीदते हैं तब कई तरह की चीजें सोचते हैं कि इसमें ये सुविधा नहीं है, उसमें वो सुविधा नहीं है, और आज मोबाइल खरीदते हैं और कल जो नया मॉडल आता है उसमें मालूम पड़ता है कि वो सारी जो हम चुनौतियां सोच रहे थे वो उसमें दूर कर दी गई हैं। अब तो एप्पल का वो फोन आ गया है कि आप भीड़ में भी बात कर रहे हैं तो वो पूरी भीड़ का जो शोर है उसको भी साइलेंट कर देगा। तो आप देखिए तकनीक कहां जा रही है। डीप फेक की बात की गई कि किस तरह से फेसबुक पे आपके उस वीडियो को एआई उस आवाज को कैच कर लेगा और आपकी फोटो के साथ ऑडियो वीडियो में कहीं इस तरह से उसको ट्विस्ट करेगा कि वो आवाज रियल प्रतीत होती है। और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में हम देख रहे हैं किस प्रकार से नेताओं का छवि बंधन किया जा रहा है, किस तरह से अपने प्रोपेगेंडा को पूरा करने के लिए उन नेताओं के फोटो के साथ उन्हीं की आवाज में वो सारी बात की जा रही है। तो ये जो हमारी चुनौतियां हैं, ये जो एल्गोरिदम वाली बात है, या जिस तरह से हम काम कर रहे हैं बदलती हुई वैश्विक दुनिया में, तो मुझे लगता है ये एक चुनौती है। लेकिन फिर भी यदि एआई का उपयोग हम तथ्यों की जानकारी के लिए करते हैं, ट्वीट्स की विश्वसनीयता की जानकारी के लिए करते हैं, आवाज की पहचान के लिए करते हैं, भीड़ में चेहरे को पहचानने के लिए करते हैं, तो शायद हम सफल हो पाएंगे। पत्रकार वैज्ञानिक नहीं है, न्यूज रूम में पत्रकार अपना काम कर रहा है एक पेशेवर तरीके से, लेकिन उसके साथ जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं वो उसको समझते हैं, उसकी भावनाओं को, उसकी आवश्यकताओं को समझते हैं। तो ये इन दोनों का समन्वय होकर के काम होगा तो निश्चित रूप में एआई हमारे लिए एक वरदान के रूप में होगा। निश्चय ही इसके साथ एथिकल इश्यूज भी जुड़े हैं। हमें इन सारे चीजों को उन नैतिक प्रतिमानों पर कसना होगा। एल्गोरिदम झूठ बोल सकता है, जैसा मैंने कहा कि प्रोग्रामिंग मनुष्य करता है, उसके साथ उसके पूर्वाग्रह भी हो सकते हैं। इसलिए इस एआई का तकनीक करते हुए जो पत्रकार अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, उनके लिए मुझे लगता है अभी भी जो उनके परंपरागत तरीके हैं तथ्यों को अपने सोर्सेस के माध्यम से जांचने का, उसके लिए उन्हें कहीं ना कहीं तैयार रहना होगा। एआई पर्दे के पीछे से काम कर रहा है और पत्रकारिता में हम उस पारदर्शिता की अपेक्षा करते हैं। तो क्या ये पारदर्शिता की उस कसौटी पर खड़ा उतर पाएंगे, मुझे इसमें कहीं संदेह है। लेकिन जैसा हमारे देश में एआई एंकर आया, चाइना ने एआई एंकर 2018 में पेश कर दिया था, और अभी कुछ समय पहले एक वेबसाइट से मालूम पड़ा कि एक महिला एंकर भी उन्होंने बना दी है, न्यूज एंकर। इसी तरह से रशिया ने किया, कोरिया ने किया, कई देश कर रहे हैं। तो अब इस दौर से तो हम कहीं पीछे हो नहीं पाएंगे। ये सारी चीजें को हम कहीं ना कहीं हमको फेस करना पड़ेगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो एआई है, क्या ये सवाल पूछने में सक्षम होंगे? क्या ये उस सारे परिवेश को सही संदर्भ में समझ करके अपने उन एडिटोरियल कमेंट या उस विचार को आगे बढ़ाने में कहीं सफल हो पाएंगे? मुझे लगता है ये भी एक चुनौती है। 2020 में माइक्रोसॉफ्ट ने एमएसएन जो उनकी वेबसाइट थी उसमें पत्रकारों की जगह एआई के माध्यम से संपादन तकनीक को उसका उपयोग करने लगा, या ये कहूं कि उस ऑटोमेटिक सिस्टम के माध्यम से जो पत्रकार पहले हेडलाइंस लगाते थे, एडिटिंग का काम करते थे, वो उन्होंने उस ऑटो सिस्टम से करना शुरू किया। और शुरू करने के बाद करीब 50 न्यूज प्रोड्यूसरों की नौकरी वहां से चली गई। इसी तरह से 2022 में यूएस की एक वेबसाइट है CNET, इन्होंने भी एआई आधारित तकनीक का उपयोग करते हुए फीचर्स प्रकाशित करने शुरू कर दिए। कई प्रकाशन गृहों ने एआई का उपयोग करते हुए एडिटिंग आदि का काम भी शुरू किया है। तो अब चुनौती यह है कि क्या हम इन रोबोट को, एआई आधारित रोबोट को उस मनुष्य की तरह से, मानवीय संवेदना की तरह से एक विवेकशील पत्रकारिता के लिए तैयार कर पाएंगे, या हम उसी तरह का, जिसको आप क्लिकबैट पत्रकारिता कहते हैं या फेक न्यूज की पत्रकारिता कहते हैं, उसी में कहीं हम लिप्त हो जाएंगे और कहीं आपसी कलह और जो एक अविश्वास है उसको कहीं
प्रोत्साहित करने लगेंगे। तो मुझे लगता है ये चुनौतियां हमारे सामने हैं। आपने मुझे निर्विघ्न रूप से अपनी बात कहने का मौका दिया। केवल उन खतरों की और संक्षेप में बात करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि इससे जो नुकसान है, हमें लोकतंत्र को खतरा हो सकता है, ह्यूमन नॉलेज एनवायरनमेंट को खतरा हो सकता है, गोपनीयता के अधिकार का हनन हो सकता है, डेटा प्रोटेक्शन पर हमला हो सकता है, साइबर क्राइम में वृद्धि हो सकती है, फेक न्यूज और सोशल मीडिया पर जिस तरह से प्रसारित हो रही है वे एक चुनौती हो सकती है। हम किस तरह से इस पर नियंत्रण करें, इसके लिए किस तरह से वो नियामक संस्थाएं हों, किस तरह के कानून बनाए जाएं। अभी अमेरिका में एक जो बैठक हुई थी वहां की सीनेट में, वहां देश के 22 दुनिया के 22 ऐसे दिग्गज जो अपने अपने क्षेत्र के टेक्नोलॉजी के किंग थे, उन्होंने आए, जिसमें एलन मास्क थे, अल्टमैन थे, सुंदर पिचाई थे, बिल गेट्स थे, सत्य नडेला थे। इन सभी से जब बात हुई, इनकी संपत्ति है, इनका जो नेटवर्थ है 400 अरब रुपए, जो भारत की जो जीडीपी है उससे कई गुना अधिक है। जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने भी इसको नियमन करने की बात कही, लेकिन यूएस एजेंसीज या गवर्नमेंट जिस तरह का काम कर रही है उससे ये अभी सहमत नहीं हुए। तो इस डिजिटल तकनीक का उपयोग कैसे समग्र मानवीय हित के लिए किया जाए, मुझे लगता है कि उस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि फेस टू फेस का इंटरेक्शन का अपना अलग आनंद है। मैंने ऑनलाइन उसको एड्रेस किया, लेकिन काश में मेरिट में बैठ करके बात करता, प्रशांत जी के साथ, इतने स्कॉलर के साथ हम उन चाय के चुस्की और लंच और डिनर के साथ यदि संवाद करते तो उसकी जो एक आत्मीयता है, उसकी अनुभूति कुछ अलग होती। लेकिन हर चीज की अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं में भी हमने जिस तरह से किया है उसको अपने आप में स्वागत योग्य कदम है। आपने मुझे समय दिया अपने अनुभव शेयर करने का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके मार्गदर्शन के लिए आपका कोटि कोटि नमन और धन्यवाद सर।